कंपनी है वो क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं? ओके, कंपनी के फीचर्स और एक्सप्लेन करो बेटा। Ma'am, company is an association in which many persons work under it. बोलो बेटा सुनिधि, Ma'am, company is लाउडली बेटा। many persons work under it. सेजल, Yes, ma'am. व्हाट इज कंपनी? व्हाट डू मीन बाय कंपनी? A company is the association of persons. कंपनी क्या है बेटा? कंपनी क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। Yes, कंपनी is a voluntary association of person for some common purpose, yes, ma'am. ठीक है। जिसका कंपनी क्या है? कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जो पर्सन जो लोग उसको बनाते हैं, ठीक है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है और लोग उसको बनाते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिसमें जो पर्सन्स हैं वो कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, अपनी अपनी कैपिटल, ठीक है। और कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिग्नेचर नहीं करती, बट उसके पास जो है वो खुद सिग्नेचर तो नहीं करती, डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लग जाती है, तो वो कंपनी का सिग्नेचर माने जाते हैं, ठीक है, वो कंपनी है। कंपनी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? Ma'am, according to Hannay, a company is an artificial person created by law, having a separate entity with perpetual session and a common seal. गुड। तो एल.एच. हैने जो थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कंपनी की, जिसमें कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो आ जाती हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको कौन क्रिएट करता है? लीड करता है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, उसका एक अपने जो मेंबर्स होते हैं उससे अलग अस्तित्व होता है उसका, विद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब किसी कोई भी मेंबर मतलब जिसकी कोई डेथ हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, ठीक है। एंड अ कॉमन सील, और कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कि जहां पे कॉमन सील लग जाती है वहां पे उसके साइन माने जाते हैं जिस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। समझ गए? Yes, ma'am. अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी की थी हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बेटा? जल्दी बोलो। Legal entity. सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? मैम, जिसमें एक कंपनी के पास सेपरेट एंटिटी फॉर इट्स मेंबर। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसके जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनसे अलग उसका एक सेपरेट एंटिटी होगी, ठीक है। मतलब जो मेंबर्स हैं, जैसे मेंबर्स के नाम से नहीं, वो खुद के नाम से जो है वो कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकती है और परचेज कर सकती है, ठीक है। A company has a legal entity separate from its member. It can purchase or sell properties in its own name, ठीक है, अपने नाम से वो कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकती है। एंड कैन ओपन बैंक अकाउंट, बैंक में अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकती है। एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट अ लॉफुल बिजनेस, ठीक है, एक लॉफुल बिजनेस भी चला सकती है, चलाती है, ठीक है। तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब मेंबर्स जो हैं उनसे उसका अलग एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। मतलब मेंबर्स से रिलेटेड नहीं है, वो मेंबर्स पे डिपेंड नहीं है, वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज और सेल कर सकती है। गुड, हो गया फर्स्ट, याद रहेगा। ये आपको जो छाने की डेफिनेशन मैंने करवाई है, इसलिए करवाई है क्योंकि आपको फीचर्स अपने आप ही याद रहेंगी, क्योंकि जो एल.एच. हैने की डेफिनेशन है उसमें आपको फीचर्स भी एक्सप्लेन करी हुई है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, तो आपको फर्स्ट पॉइंट फीचर का याद रहेगा। विद परपेचुअल सक्सेशन, ये सेकंड पॉइंट है आपको फीचर का। और थर्ड जो है फीचर कॉमन सील, तो आपको फीचर्स भी साथ में याद रहेंगी 3, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब the existence of a company is not affected by death,
और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। मतलब जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस पे किसी भी जो मेंबर है उसके डेथ होने का या फिर किसी इंसॉल्वेंट, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट क्या होता है बेटा? जब किसी पर्सन की लायबिलिटीज जो हैं वो उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? इंसॉल्वेंट। बैंक उसको क्या डिक्लेयर कर देता है? इंसॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है Yes, बेटा। ma'am. तो अगर कोई मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंपनी हैज गॉट परमानेंट लाइफ। ठीक है, कंपनी के पास परमानेंट लाइफ होती है। किसी कोई भी जो मेंबर है उसकी डेथ का, उसके इंसॉल्वेंट होने का कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में क्या होता है बेटा? क्या बताया था मैंने कल? एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उतने तक ही होगी जितने के उसने शेयर खरीदे हैं। ठीक है, जितने पैसे के उसके पास शेयर हैं उतनी ही लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, कॉमन सील। फोर्थ क्या था? कॉमन सील। अब देखो कॉमन सील क्या है? एक कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब कॉमन सील जो है वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के। जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लग जाती है वो वहां पे कंपनी के सिग्नेचर माने जाते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे कॉमन सील लगा दी है, इसका मतलब कंपनी के सिग्नेचर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स है ना बेटा, ठीक है, कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो हर छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? शेयर। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर छोटे पार्ट्स को शेयर बोलते हैं। तो जो शेयर्स हैं वो इजिली ट्रांसफर होते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उन कंडीशंस के साथ शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजिली ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी फीचर है। आपके जो ये क्वेश्चन है, आपके जो ये क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने कंपनी मीनिंग करवाया, डेफिनेशन करवाई, जो कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए, एटलीस्ट आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी अगर उसे कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड करवाया हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो, ठीक है, तभी एग्जिस्टेंस में आएगी कंपनी। समझ गए? ठीक है, Yes, ma'am. 6 फीचर्स करवा दी हैं मैंने। कौन कौन सी है बेटा? कितनी फीचर्स हैं जल्दी बताओ। फर्स्ट इज अरे बेटा जल्दी करवाओ, मैं नेक्स्ट भी करवाना है, जल्दी बोलो, करो जल्दी करो। सेजल, सुनिधि। Yes, ma'am. Separate legal entity. सेकंड, Ma'am, perpetual existence. Perpetual existence. Limited बोल के liability. Entity. common Common sale. Registration. registration, Books books of of account. ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक? मीनिंग ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है बेटा शेयर? Ma'am, in which total capital of company is divided into small denominator. देखो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड होती है, तो हर छोटे पार्ट्स को क्या बोला जाता है? हर छोटे पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। ठीक है, कंपनी की जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल, वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, इस छोटे यूनिट को क्या बोला जाता है? जो स्मॉल
स्मॉल यूनिट्स होता है, जितने भी यूनिट्स बनते हैं छोटे छोटे, वो उनको उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल बोला है कि शेयर होता क्या है, तो आपने एग्जाम्पल से भी बताना है। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, अगर हम मान के चलें कि अगर किसी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है बेटा, 10 लाख, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि 10 रुपए के यूनिट्स में जो है वो डिवाइड है, तो ईच यूनिट ऑफ ₹10 विल बी कॉल्ड शेयर। ठीक है, तो उस यूनिट को, हर यूनिट को क्या बोला जाएगा, 10 रुपए की जो यूनिट होगी उसको शेयर बोला जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Total capital of the company is divided into units of small denomination, each such unit called as share. For example, if total capital of the company is ₹10 lakh divided into 1 lakh unit of ₹10 each, जो 10 लाख रुपए है कैपिटल एक कंपनी की, जो कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज की स्मॉल यूनिट्स मतलब 10 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड है, तो हर छोटी यूनिट को, ये जो छोटी यूनिट्स है 10 रुपीज को शेयर बोला जाएगा। ठीक है, ईच यूनिट्स ऑफ ₹10 विल बी कॉल्ड एज शेयर। क्लियर बेटा? अब आपको Yes. शेयर के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा है बिजनेस में पहले 11th में शेयर्स के बारे में था टॉपिक कोई बिजनेस में 11th में? हाँ बेटा, शेयर का कोई टॉपिक नहीं होगी याद। ओके, टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं शेयर्स? फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे? certain priorities. Preference for Ma'am, which Certain carry certain priorities. Certain priorities. Ma'am, which carry certain priorities. ओके, which carries certain priorities. Which carries certain priorities. ठीक है, जो कि कुछ प्रायोरिटीज जो हैं उनमें मिलती हैं। जैसे प्रेफरेंस का पता है, प्रेफरेंस का मीनिंग पता है ना आपको कि प्रेफरेंस होती है प्राथमिकता। ठीक है, तो मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, मतलब उनको पहले पेमेंट की जाती है डिविडेंड की, और साथ में जो अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी खत्म हो रही है, उसको खत्म किया जा रहा है कंपनी को, तो जो रिटर्न ऑफ कैपिटल होगी उनको पहले दी जाएगी, उनको पहले रिटर्न की जाएगी कैपिटल। किनसे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर व्हिच कैरी सर्टेन प्रायोरिटीज। ठीक है, जो कि कुछ प्रायोरिटीज जो हैं वो कैरी करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर इज गिवन द राइट ऑफ प्रायोरिटी given the right of priority in respect of payment of dividend. डिविडेंड क्या होता है बेटा? जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का जो पार्ट होता है, ठीक है, जो वो दिया जाना होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनपे डिविडेंड जो है वो पहले दिया जाता है, प्रायोरिटी होती है, पहले दिया जाता है। किनसे पहले? इक्विटी शेयर से पहले। ठीक है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, और जो रिटर्न ऑफ कैपिटल की जो रिटर्न मतलब जो कैपिटल वापस की जाएगी ना कंपनी के खत्म होने के टाइम पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे पहले की जाएगी, इक्विटी शेयर्स को बाद में की जाएगी। ठीक है, दीज शेयर्स आर कंसीडर्ड बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट। ये जो शेयर्स होते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, सेफ होते हैं ये, क्योंकि उनको डिविडेंड जो है वो पहले पेमेंट की जाती है। ठीक है, डिविडेंड की, और साथ में कैपिटल की रिटर्न भी पहले होती है इक्विटी शेयर्स के से पहले। ठीक है, इसलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। परमानेंट इनकम होती
है, ठीक, इन शेयर्स पे परमानेंट इनकम होती है और रिस्क जो है वो कम होता है, ठीक है, समझ गए? क्यों होता है? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होते हैं उनपे जो है वो डिविडेंड जो है वो जरूरी नहीं है कि होगा डिविडेंड, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो देगी डिविडेंड, अगर नहीं होगा तो वो नहीं देगी इक्विटी शेयर्स पे, बट जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनपे कंपनी को देना ही होता है, हर साल देना होता है। अगर किसी साल नहीं भी दे पाए, कोई ईयर है जो जिसमें सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, तो वो क्या करती है कंपनी, जो शेयर्स है ना, जो डिविडेंड है उस पे एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल उसको अगले साल का भी और जो पिछले साल का दोनों का देना पड़ेगा फिर, ठीक है, इसलिए इनमें लेस रिस्क होता है, बट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि रिस्क जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स का पता लगा कि क्या होते हैं, क्या होते हैं Yes. बेटा प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होते हैं, जल्दी बताओ बेटा, चुप हो जाते हैं सुन के। Preference share, those shares which carry certain priorities. उसमें कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, मोस्टली 2 प्रायोरिटीज होती हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड की पेमेंट पहले होती है इक्विटी शेयर्स से पहले, और जो कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी, तो उसमें जो कैपिटल की रिटर्न है, रिटर्न ऑफ कैपिटल जो है वो पहले होगा इक्विटी शेयर होल्डर से या इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है, ये लेस रिस्की है और ये सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। बेटा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है, अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर, ठीक है, ऐसा शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो हैं, इक्विटी शेयर्स कैरी नो स्पेशल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स के पास कोई स्पेशल राइट नहीं होता है कि उनको डिविडेंड, जो एनुअल डिविडेंड दिया जाना है वो मतलब उनको दिया ही जाना है या पहले दिया जाना है, ऐसा कुछ राइट नहीं होता उनके पास, ना ही उनके रिटर्न ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है और उनको जरूरी नहीं है कि जो रिटर्न है, ठीक है, कैपिटल का उनको पहले दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो उनके पास कोई स्पेशल राइट नहीं होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के पास होता है ना राइट, ठीक है, तो उन जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके पास कोई स्पेशल राइट नहीं होता है। देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना उनपे एक फिक्स्ड रेट होता है कि डिविडेंड जो है वो इतना दिया जाना है, बट इक्विटी शेयर्स के शेयर्स में जो है वो कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है डिविडेंड का कि इक्विटी शेयर्स पे इतना जो है वो फिक्स्ड रेट होगा, इतना दिया जाएगा। अगर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है तब वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करने के बाद जितना प्रॉफिट हुआ है वो दे देगी, जितना जितना आएगा, बट फिक्स्ड रेट नहीं होगा उनके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए, ठीक है। देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर a company earns insufficient profit, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, द इक्विटी शेयर विल रिसीव नथिंग, ठीक है, इक्विटी शेयर्स पे कुछ भी रिसीव नहीं होगा, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को कुछ भी रिसीव नहीं होगा, जिन्होंने इक्विटी शेयर होल्ड किए हैं ना उनको कुछ भी रिसीव नहीं होगा। एंड इफ कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट दे गेट अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उनको जो डिविडेंड का रेट होगा वो ज्यादा दिया जाएगा, किससे? प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा मिलेगा उनको। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वहां पे जो अमाउंट है डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता है, बट इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर इक्विटी शेयर्स जैसे एक साल जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है तो उस साल जो है उनको कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, बट प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर कुछ कंडीशंस होती हैं तो उसमें अगर लिखा है कि एक्यूमुलेटेड की एक कंडीशन है कि एक्यूमुलेट होता रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स पे एक्यूमुलेट
होगा वो डिविडेंड, ठीक है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं होगा, नहीं हुआ है प्रॉफिट तो नहीं दिया जाएगा डिविडेंड, अगर जिस साल हुआ है उसी साल दिया जाएगा। और बट उसकी रेट जो है वो उसकी जो रेट होता है वो हायर होता है प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर का पे जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, समझ गए? यस मैम। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, आ भी सकता है, जैसे टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा बेटा, आपने दोनों ही पढ़ लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ लिए, इक्विटी शेयर्स भी पढ़ लिए, क्या डिफरेंस होगा बेटा? फर्स्ट क्या होगा? Ma'am, in preference share, rate of dividend is fixed. Of dividend is fixed and an equity share. प्रेफरेंस शेयर्स है कि उसका रेट जो होता है डिविडेंड का वो क्या होता है? फिक्स्ड, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे आपका जो जहाँ पे आप डिफरेंस करेंगे तो आप सबसे पहले, जैसे इन्होंने बेसिस लिखे हैं ना, तो आप किस बेस पे जो है वो इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है, या ऐसा नहीं कि वन लिखा और डिफरेंस कर दिया बस, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपने पहले बेस बताना है कि किस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों को। तो यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स होने चाहिए, ये सबसे छोटा कॉलम होना चाहिए और ये इक्वल कॉलम्स होने चाहिए, ये नहीं कि ये बड़ा छोटा कर दिया, ये दोनों ही इक्वल कॉलम होने चाहिए। देखने को प्रेजेंटेशन जो है आपकी नोटबुक की, आपकी आंसर शीट की, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए? तो फर्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड। तो फिक्स्ड जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनपे जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। जो इक्विटी शेयर्स हैं उनपे डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिपेंड करता है कि प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है, तभी उनको डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, समझ गए? सेकंड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इसमें रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस है ना इनको, ठीक है, तो इनको जो डिविडेंड पे किया जाता है तो वो पहले किया जाता है, किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, ठीक है, ये पहले रिसीव करते हैं। रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्लियर बेटा? से यस और नो? यस मैम। समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. कुछ चीज रिपीट करनी है, कोई या कोई पॉइंट रिपीट करना है? क्लियर हो रहा है साथ साथ में? Yes, ma'am. ओके, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट होती है डिविडेंड की, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स को बाद में पेमेंट होती है डिविडेंड की, ठीक है। इक्विटी शेयर रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से उनको डिविडेंड पे करा जाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर्स में। एरियर ऑफ डिविडेंड, if dividend is not paid in any year the arrears of dividend may accumulate, ठीक है। नेक्स्ट है एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड जो है वो हर साल जो है अगर किसी साल डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया गया है तो अगले साल जो है वो डिविडेंड पे किया जाएगा, एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, जो इक्विटी शेयर्स हैं उस पे डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कैपिटल। At the time of winding up of the company, they receive on preference shares. They receive their capital money before any capital return to equity shares. जैसे equity shareholders, जो preference shareholders होते हैं उनको अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम जो है
वो कैपिटल जो वापस करनी है उनकी, तो वो पहले होगी, किससे पहले होगी? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होगी। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुली। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर्स पे कैपिटल तभी पे होगी जब प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल जो है वो पूरी तरह से पे कर दी गई होगी तो। ठीक है, क्लियर हो रहा है Yes. बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास जो है वो वोटिंग राइट होता है। वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी में के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ इन मैनेजमेंट। जो दे डू नॉट पार्टिसिपेट, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो क्या करते हैं? दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो इक्विटी शेयर्स हैं दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनको पूरा राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट करें कंपनी की मैनेजमेंट में। ठीक है, समझ गए बेटा? Yes, ma'am. हो जाएगा आपका ये डिफरेंस भी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपको ये चीज, आपको ये मीनिंग क्लियर है ना, तो आप डिफरेंस भी कर सकते हैं दोनों इजिली, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटा आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है उसके जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसको भी डिवाइड किया जाता है। उसके जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है उसका शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी तरह की, बहुत सारी तरह की कैपिटल्स होती हैं। जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल। सबसे ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, एक ही बात होती है ये। इसके बाद इशूड कैपिटल होगी, इशूड के बाद सब्सक्राइब कैपिटल होगी, सब्सक्राइब के बाद आगे पॉइंट्स होंगे। शेयर कैपिटल के ये पार्ट्स हैं। तो शेयर कैपिटल का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होता है बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, और ये जो हेडिंग्स है ना, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड जो है वो शो किए जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर बेटा? तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपको ऑथराइज्ड कैपिटल के दूसरे नाम जो हैं वो भी याद रखने हैं। क्या नाम है इनके? इसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, according to section 2 subsection 8 of the Companies Act 2013, authorized share capital of a company is the maximum amount of share capital. ठीक है, ये maximum amount होता है शेयर कैपिटल का which a company is authorized to raise throughout its life. ठीक है, ये कंपनी का जो है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है। Yes, ma'am. और ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे आप पढ़ोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी है, आपको क्लाउज होते हैं बेटा ये ना, शायद आपके सिलेबस में हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो जो ये अमाउंट होता है कंपनी का, ऑथराइज्ड कैपिटल का जो अमाउंट होगा शेयर कैप, तो ये अमाउंट जो है वो मेमोरेंडम स्टेटेड होगा कहाँ? इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अंडर द कैपिटल क्लाउज। ठीक है, किस क्लाउज के अंडर होता है? कैपिटल क्लाउज के अंडर। ठीक है, समझ गए?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, उसमें होगा, और किस क्लाउज के अंडर होगा? कैपिटल के अंडर, क्योंकि आप ऑथराइज कैपिटल से याद रखोगे कि इसका जो क्लाउज कैपिटल क्लाउज के अंडर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। तो ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आपका आता है इशूड कैपिटल। ठीक है, अब इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल होती है, इट इज डिफाइंड एज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज proposed to be collect from the public by the company। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है? सॉरी, इशूड कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है? ऑथराइज्ड कैपिटल का। ठीक है, और इशूड कैपिटल जो है वो जैसे कंपनी की जो कैपिटल्स है, कंपनी जो शेयर इशू करती है, ठीक है, तो ये इसी से इशू किए जाते हैं। ठीक है, इफ अ कंपनी हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जैसे कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, जो कि 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड है, और कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट कर रही है, सब्सक्राइब करने इनवाइट कर रही है कि वो शेयर खरीदे, और जो शेयर्स हैं वो कंपनी ने कितने इशू किए हैं? 50,000। ठीक है, मतलब ऑथराइज्ड में से ही वो इशू करती है शेयर। ऑथराइज्ड कैपिटल सारी की सारी नहीं करेगी वो, उसमें से कुछ जो शेयर्स हैं वो इशू करेगी। ठीक है, देन इट्स इशूड कैपिटल विल बी कितनी हो जाएगी? 5 लाख। कैसे हो जाएगी? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू जो है वो अगर 10 रुपीज है और कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी? 50,000। तो 50,000 इंटू 10 कितनी हो जाएगी इशूड कैपिटल? 5 लाख रुपीज। ठीक है, समझ गए? अभी आप जब बैलेंस शीट, अभी जब जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, आप आगे आगे जैसे शेयर कैपिटल के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये ऑथराइज्ड और इशूड के बारे में खुद ही आगे पता चलता चलेगा। ठीक है, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें बैलेंस शीट भी बनती है। तो बैलेंस शीट में भी ये आपके हेडिंग्स होते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, फिर आपकी इशूड कैपिटल होगी, फिर सब्सक्राइब कैपिटल होगी, ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट्स होंगे, तो आपको याद रह जाती है फिर। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है बेटा? क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल? Maximum amount of share capital which a company ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है, और उसको रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होती है? Ma'am, it is a nominal account that part share capital, ma'am, which is collected public by the company। इशूड कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, जो कि इशू किया जाता है पब्लिक को। ठीक है, कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। किसका पार्ट है ये? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है। फॉर विच द पब्लिक हैज अप्लाइड, जिसके लिए पब्लिक जो है वो अप्लाई कर देती है। इट इज शोन अंडर फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, ये किन किन हेड्स के अंडर शो किया जाता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, सेकंड होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, और उसके बाद होगा कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप, मतलब कंपनी जो है वो सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवाती है, वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। ठीक है, इशू किए हैं शेयर्स और जिन्होंने ले लिए हैं, जैसे वो कुछ जो